हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें एमीन्स के बेसिसिटी को समझ रहे थे। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जिसमें एमीन्स का बेसिक नेचर, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने गैसियस फेज में कंसिडर करा था हमने। उसके बाद एक्वस मीडियम में बेसिसिटी का क्या वेरिएशन होगा उसको देखे थे। एरोमेटिक एमीन्स का बेसिसिटी एलिफेटिक एमीन्स के तुलना में क्या होगा उसको भी कंसिडर किए थे। और जैसे जैसे नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज होते जाएंगे तो उस आधार पे फिर क्या प्रभाव पड़ेगा बेसिसिटी पे उसको भी हमने किया था। तो आज यह हो जाएगा लेक्चर नंबर 12 फॉर एमीन्स। ऐसा आज हम लोग बेसिसिटी को ही डील करेंगे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बेसिक नेचर को कैसे वे सब्स्टिट्यूएंट प्रभावित करेंगे, इसी को देखना है। तो देखो, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वे वीकर बेस हैं एलिफेटिक के तुलना में, ऐसा। और ये वीकर बेस क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं रह पाता है, इसका लोन पेयर चला जाता है डीलोकलाइजेशन में बेंजीन रिंग की तरफ, इसलिए जो है यह एक वीक बेस का काम करता है। तो ठीक है, यदि इसमें हम लोग एक प्रोटॉन जोड़ दें H+, मतलब इसके बेसिक नेचर को ही करें, तो अब तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा NH3 और इस पे आ जाएगा प्लस। अब मान लो कि एरोमेटिक रिंग में यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वह अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एरोमेटिक रिंग को, और जब वह अपना इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग को डोनेट करेगा तो कुछ हद तक नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह अवेलेबल रह पाएगा। अब उसके साथ लोन पेयर रहेगा ताकि आसानी से किसी को डोनेट कर सके। वैसे तो यह लोन पेयर अवेलेबल रह नहीं पा रहा है अच्छे से, क्योंकि बताया इसका डीलोकलाइजेशन है बेंजीन की तरफ। तो ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन की तरफ डीलोकलाइज हो जाएगा तो यहाँ से गायब ही हो जाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन यदि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तब क्या होगा कि इसके थ्रू यह पूरा ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन की तरफ। तो बेंजीन जो इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा था, अब इसका थोड़ा टेंडेंसी कम हो जाएगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने का। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अब पहले के तुलना में ज़्यादा अवेलेबल रह पाएगा नाइट्रोजन के पास, और ऐसा करने से जो इसका बेसिक कैरेक्टर है वह थोड़ा इन्हांस करेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मान लो कि सिचुएशन कुछ ऐसा है, सिचुएशन कुछ ऐसा है मतलब कि NH2+ है, NH2 लोन पेयर H+ और ये बन जा रहा है NH3+। और इस बारी जो एरोमेटिक रिंग में है वह कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना रह करके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, ऐसा, जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे। तो समझोगे यहाँ एक तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से ही बेंजीन की तरफ जा रहा था, बेंजीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, और अब बेंजीन का भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई और आ गया। तो इस पूरे एरोमेटिक सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर है वो पहले के तुलना में सोचो कितना इन्हांस कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर बढ़ेगा तो ये तो अब और जल्दी से नाइट्रोजन का लोन पेयर को लेना चाहेगा। तो यहाँ जो लोन पेयर का अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो पहले के तुलना में और भी कम हो जाएगा। तो यदि एरोमेटिक रिंग में
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जब इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होगा, और यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका अवेलेबिलिटी ख़त्म ही हो जाएगा। समझो बेस का काम करे रेयरली ही है। तो यदि हम लोग कंपेयर करें बेसिक नेचर को, तो सबसे कम बेसिक होगा तब जब बेंजीन में लगा हुआ हो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इससे ज़्यादा बेसिक होगा कोई सब्स्टिट्यूएंट ना रहे, प्योर एनिलीन रहे तब। और इससे भी ज़्यादा बेसिक होगा यदि एरोमेटिक सिस्टम में लगा हुआ हो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा वही ऑर्डर होगा वेरिएशन का कि एरोमेटिक सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उस टाइप का एरोमेटिक केमिन सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर वह सबसे वीक बेस हो जाएगा। रीजन हमने बतला दिया, एक्सप्लेन कर दिया यहाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, चाहे रेजोनेंस के आधार पे हो, इंडक्टिव के आधार पे हो, कुछ भी। तो यदि हम बात करें रेजोनेंस या इंडक्टिव को कंबाइन करके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में तो सबसे पहले अल्काइल आ जाएंगे, रेजोनेंस में OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होगा, अल्कोक्सी ग्रुप को भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान करके चलोगे। अगेन कोई NH2 रह गया, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जैसे NO2 है, कोई कार्बोनिल ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, कोई हैलोजन लगा हुआ है, इस टाइप के ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं। तो यदि एरोमेटिक सिस्टम में इस सब में से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वह बहुत ही वीक बेस होगा, और यदि इन सारे में से कोई ग्रुप्स प्रेजेंट है तो वह एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस होगा इसके तुलना में। तो यदि हम लोग ऐसे ही कंपेयर करें कि एनिलीन है और यहाँ पारा पे लगा हुआ है NO2, फिर ओरिजिनली केवल एनिलीन ही है, और फिर एनिलीन है, पारा पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो NO2 हम लोग जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बड़ा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से भी और रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से भी, दोनों। नाइट्रोजन और कार्बन में एक तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस हिसाब से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा ही, इसको हम लोग बोल रहे हैं -I इफेक्ट। और साथ ही साथ देखोगे तो यहाँ NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके चलते देखो ये पूरा पाई को भी लेगा, -R इफेक्ट भी आ जाएगा इसमें, ऐसे करके रेजोनेंस होते रहेगा, ऐसा। तो दोनों है इसमें, -I भी है, -R भी है, और इस वजह से यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो बड़ा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचता है किसी भी ग्रुप का। यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है, और यहाँ जो है मिथाइल ग्रुप, इसका +I इफेक्ट है तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, तो इसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका कम, और सबसे कम जब NO2 ग्रुप लगा हुआ रहे तो एक इस बात को अच्छे से समझ लेना है। अब इसी में यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही हो लेकिन अलग अलग पोजीशन पे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही हो लेकिन अलग अलग पोजीशन पे हो, तब उस केस में आप बेसिसिटी को या बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू चले हम लोग, मान लो एक कुछ दिए हुए हैं NH2 CH3 NH2 CH3
NH2 और एक है NH2 और ऑर्थो पे CH3। दिस वन इज पारा टॉल्विडीन, मेटाटॉल्विडीन, ओनली एनिलीन एंड ऑर्थोटॉल्विडीन। पीकेबी वैल्यू से हम लोग कंपेयर करें, इसका 9.0, 9.33, 9.38 एंड दिस वन इज 9.62। इस ऑर्डर को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, किस आधार पे इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, समझते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे पीकेबी वैल्यू के आधार पे जो हमने लिखा, लेकिन कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग, ज़रा उसको समझोगे। देखो सब जगह लगा हुआ है CH3 और CH3 जो है दो काम कर सकता है। पहला प्लस आई इफेक्ट दिखा सकता है, दूसरा या हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। अब यदि हम लोग बात करें प्लस आई इफेक्ट की, तो प्लस आई इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। प्लस आई इफेक्ट या कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट यदि है तो वह डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब डिस्टेंस जितना कम रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा ऑपरेट होगा, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम ऑपरेट होगा। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पीछे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यदि डिस्टेंस की आप बात करोगे तो ऐसा अगल बगल है ना, ऑर्थो सबसे कम डिस्टेंस पे है तो बड़ा जल्दी से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा देगा, नाइट्रोजन तक। यहाँ तो थोड़ा दूर है तो यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन पहुँचाने में थोड़ा समय लगेगा, और यहाँ तो एकदम अपोजिट ही है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहुँचाने में और भी समय लगेगा। तो उस हिसाब से यदि हम लोग चलें तो ऑर्थो शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, या स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए था ना, क्योंकि बगल में है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो वीकेस्ट है एंड इवन वीकर देन एनिलीन। एनिलीन के तुलना में भी वह एक कमज़ोर बेस है। तो इस रिजल्ट को आप किस आधार पे एक्सप्लेन कर पाते हो, इसको समझना है केवल। तो देखो बेसिक नेचर में ऑर्थो पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, ये जनरली वीकर बेस ही होता है, या बोल दे कि वीकेस्ट बेस होगा। ऑर्थो पे किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हमेशा वह वीकेस्ट बेस होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। और इस बात को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। अभी ऑर्थो इफेक्ट क्या है, तो ऑर्थो में दो चीज़ हम लोग कंबाइन करके पढ़ते हैं, एक स्टेरिक इफेक्ट और दूसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं। कैसे इन दोनों के आधार पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझोगे। सबसे पहला बात कि ये दो ग्रुप्स अगल बगल यदि हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और दोनों बल्कि ग्रुप ही हैं, NH2 एक बड़ा ग्रुप है, CH3 भी एक बड़ा ही ग्रुप है, तो उसके चलते यहाँ स्टेरिक हिंडरेंस होगा। स्टेरिक हिंडरेंस होने से इस मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ने से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। और साथ ही साथ ऐसा भी देख सकते हो इसमें कि जब रिपल्सन होगा, देखो ऐसे यहाँ NH2 है, यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड करके दिखाओ, और यहाँ CH3। हमने कहा कि यह जो CH3 है अल्फ़ा कार्बन, इसको कंसिडर कर सकते हो बेंजीन के रिस्पेक्ट में, तो ये सारे एक्टिव हाइड्रोजन हो गए, तो ये हाइपर कंजुगेशन भी शो करेंगे। हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए कंडीशन है कि यह ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे, फिर बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करे, यहाँ दे दे, फिर इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जाए, ऐसा करके बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही यहाँ आएगा रेजोनेंस, तो आने के बाद ये तो प्लानर है ही, प्लानर है मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, इसका अभी sp3 है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड हटेगा तो अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब ये भी अब हो जाएगा sp2, काहे कि 3 सिग्मा बचेगा, ये तो पहले से है।
मतलब दोनों कार्बन यहाँ से एक प्लेन में लाई करना पसंद करेंगे, प्लानर होंगे। sp2 में से ही होता है ट्राइगोनल प्लानर, लेकिन ये प्लानर रह नहीं पाएंगे क्योंकि यह जो बड़ा ग्रुप है ये देगा इसको धक्का, रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन स्टेरिक इफेक्ट के चलते वो उसको प्लानर नहीं होने देगा। लेकिन जब यह हाइपर कंजुगेशन के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो प्लानरिटी आएगा। तो एक चीज़ वो अपने मन से इलेक्ट्रॉन दे करके प्लानर होना चाह रहा है बेंजीन का कार्बन के साथ, और NH2 तब तक धक्का दे करके प्लानर नहीं होने दे रहा है। तो इस तरह से होगा क्या कि यह अपना इस कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इसमें दे ही नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब कि यह नहीं शो कर पाएगा प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन। ऑर्थो इफेक्ट इसी को हम लोग बोलते हैं कि बगल में ग्रुप है तो अपना इलेक्ट्रॉन तो बखूबी देना चाहेगा, लेकिन जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ वह स्टेरिक रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, जिसके चलते सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा दिक्कत। समझ गए? तो ऑर्थो होना चाहिए था सबसे ज़्यादा, लेकिन नहीं होगा। उसके पीछे का कारण यही है। इसी को स्टेरिक हिंडरेंस बोलते हैं, प्लानरिटी को डिस्ट्रॉय कर देना। इन दोनों की आप बात करो तो इन दोनों की बात करोगे तो पारा में इंडक्टिव इफेक्ट तो कम होगा क्योंकि बहुत दूर है, मेटा थोड़ा नज़दीक है तो ज़्यादा। लेकिन यदि हाइपर कंजुगेशन के आधार पे देखोगे तो हाइपर कंजुगेशन इसमें होगा बढ़िया से। कैसे होगा देखना, CH ऐसे करके हाइपर कंजुगेशन आप दिखा सकते हो। इसको यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ये वाला यहाँ कर दो। और यदि आप ऐसा कर पाते हो तो ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ NH2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड C, H प्लस। मतलब कि बेंजीन का जिस कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे डायरेक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो फ़ायदा हो गया ना। इस पे डायरेक्ट नेगेटिव आ रहा है तो उल्टा होगा, नाइट्रोजन फिर इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ बढ़ेगा, मतलब ओवरऑल यहाँ पार्शियल माइनस आ जाएगा। पार्शियल माइनस आ जाना नाइट्रोजन पे बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसका बेसिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा। मेटा में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? सो देखो, यदि आप मेटा सिस्टम लेते हो तो मेटा में नहीं हो पाएगा। ठीक, यहाँ आप लेते हो CH3 ऐसे। यदि यहाँ हाइपर कंजुगेशन आप दिखाओगे तो कैसे दिखलाओगे? इसको करोगे यहाँ, इसको आप यहाँ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने चाहोगे कि इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें, तब थोड़ा सा हो जाएगा दिक्कत ऐसे हो जाएगा। यहाँ तो चलो आ जाएगा नेगेटिव, बन जाएगा NH2 ऐसे ऐसे, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड CH2। तो जरा ये वाला कार्बन का बॉन्ड गिनो तो 1 2 3 4 और एक इधर 5। पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए इसको दिखाना होगा ऐसे, ऐसे मतलब कि इस तरह से कि यदि इसको आप यहाँ किए तो इसको करोगे इधर और इसको करोगे यहाँ, तो फिर ही ऐसा बन जाएगा, ऐसा। NH2 यहाँ का डबल बॉन्ड रह गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2H प्लस यहाँ, और अब इस पर आ जाएगा माइनस। अब किसी का गड़बड़ी नहीं है। तो जब मेटा ग्रुप था तो यह अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? उस कार्बन पे तो नहीं आ रहा है जिस कार्बन से NH2 है, यहाँ माइनस आ रहा है। तो यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तब यहाँ से नाइट्रोजन को जाएगा। लेकिन जब ये पारा पे था तो देखो डायरेक्ट उस पर माइनस आ रहा था, उस पर मतलब उस कार्बन पे जिससे नाइट्रोजन जुड़ा था, तो इससे नाइट्रोजन को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ, जबकि इसमें थोड़ा इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ।
तो उस हिसाब से यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रहा है मेटा के तुलना में, दैट्स वाई पारा विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ऑर्थो में झंझट क्या था वो तो हम लोग समझ गए, रिपल्सन वाला मामला था वहाँ। पारा और मेटा की बात करी हमने, तो जो हाइपर कंजुगेशन हुआ वह पारा का ज़्यादा बेटर हो पाया, और पारा के केस में बेंजीन का उस कार्बन पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज आया जिस कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ था, और इसको डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। इसलिए जो ऑर्डर है बेसिसिटी का, उसमें पारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद मेटा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि थोड़ा दूर है ना ऑर्थो से, तो यहाँ उतना रिपल्सन नहीं होगा, तो ठीक ठाक चलेगा। उसके बाद एनिलीन, और ये सबसे कम इस आधार पे हो रहा है अस्टेरिक की, जब यहाँ रिपल्सन होगा ना, तो रिपल्सन होने से जो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो वैसे भी उस मॉलिक्यूल का कोई एग्जिस्टेंस अच्छे से रह नहीं पाएगा। तो स्टेबिलिटी के आधार पे ऑर्थो कम हुआ, जिसको हम लोग ऑर्थो इफेक्ट के नाम से जान रहे हैं। तो याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या ऐसे सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए रहेंगे। तो जनरली गलती यहाँ होता है कि ऑर्थो को लोग स्ट्रॉन्ग बना देता है एनिलीन से, कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है, चाहे कहीं भी रहे, उससे क्या मतलब है। लेकिन नहीं, ऑर्थो इफेक्ट के वजह से, या जो ऑर्थो आइसोमर है वह एनिलीन से भी कमज़ोर बेस हो जाएगा, एक वीकर बेस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का समझें। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा तब तो समझ गए ऑर्डर, पारा मेटा, फिर पारा मेटा, नॉर्मल एनिलीन, और सबसे कम ऑर्थो। सबसे कम कौन है? ऑर्थो। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे तब क्या होगा सिचुएशन, उसको देखो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो एनिलीन, उसके बाद मेटा नाइट्रो एनिलीन, पारा नाइट्रो एनिलीन, और ऑर्थो सबसे कम होगा, चाहे वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग केस रहे या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग केस रहे। पीकेबी वैल्यू से कंफर्म किया जाए। 9.38 इसका है, 11.55, 13.02 एंड दिस वन इज 14.28। पीकेबी का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना वीक बेस ना, पीछे हम लोग देखे हैं। तो बेसिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा ये, फिर ये देखो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं भी हो, बेंजीन में यदि है जुड़ा हुआ, तो वह एनिलीन से वीक बेस होगा। चाहे वो ऑर्थो पे रहे, मेटा पे रहे, पारा पे रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वह एनिलीन से हमेशा वीक बेस ही होगा। अब समझो इन तीनों में समझो कि इन तीनों में मेटा सबसे मजबूत बेस क्यों हुआ, ऑर्थो सबसे कमज़ोर क्यों हुआ। तो यहाँ लगा हुआ है NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप का कहानी है कुछ ऐसा। NH2 है यहाँ, ऐसे करके दिखलाओ, और ये NO2 ग्रुप तो ऐसा होता है ऐसे। तो एक तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो -I इफेक्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो -R भी होगा। -R इस मायने में होगा कि E यहाँ जाएगा, इस पर आ जाएगा, तो E यहाँ, E आ जाएगा यहाँ, तो ऐसे हो जाएगा ऐसे। डबल बॉन्ड NO- यहाँ इस पे आ जाएगा प्लस, ये हो गया NH2 ऐसा। तो इसका -I इफेक्ट यहाँ ज़्यादा काम करेगा, -R नहीं काम किया, क्योंकि -R आया तो ये कार्बन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा जिस कार्बन से नाइट्रोजन है। लेकिन यदि वही आप ऑर्थो और पारा को ले लो, समझना, पारा वाले को पहले ले लेते हैं, -O + NH2। यहाँ देखो डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा। कैसे?
एक तो माइनस आई इफेक्ट के चलते सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा रेजोनेंस होगा। तो ये देखो ऐसे, यहाँ ये डबल बॉन्ड NO माइनस प्लस NH2 और अब इस पे डायरेक्ट प्लस। अब जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे डायरेक्टली प्लस चार्ज आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि वह कार्बन कितना तेज़ी से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, कितना तेज़ी से यह लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा। और वही बात इसमें भी होगा, ऑर्थो में भी। ऑर्थो में भी वही केस आएगा। देखो NH2 यहाँ N सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ भी वही होगा। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस आ जाएगा। डबल बॉन्ड NO माइनस यहाँ बचेगा NH2 और इस पर डायरेक्ट प्लस, ऐसा। तो तीनों का जब रेजोनेंस बनाए तो हम लोग देखें कि पारा और ऑर्थो के केस में बेंजीन का उस कार्बन पे डायरेक्ट प्लस आ रहा है जिस कार्बन से NH2 है, तो उस हिसाब से इसका लोन पेयर तेज़ी से बेंजीन की तरफ जाएगा। लोन पेयर कम अवेलेबल रहेगा तो यह एक कमज़ोर बेस होगा। मेटा में सिचुएशन नहीं है। मेटा में देखो उस कार्बन पे प्लस कभी नहीं आएगा। तुम अगेन रेजोनेंस बनाओगे तो इसको यहाँ करोगे, तो इसको जब यहाँ करोगे तो यहाँ चला जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा, इस पर कभी प्लस आएगा ही नहीं ऐसा। लेकिन ऑर्थो और पारा में आ रहा है तो ऑर्थो पारा उस हिसाब से तो मेटा से कमज़ोर हो गया। अब पारा और ऑर्थो में फिर पारा मजबूत क्यों होगा? तो देखो रेजोनेंस दोनों में एक ही जैसा है। दोनों में रेजोनेंस बनाने पे बेंजीन का उस कार्बन पे प्लस डायरेक्ट आ रहा है जिस कार्बन से NH2 है। लेकिन यदि आप बात करोगे इंडक्टिव का तो पारा का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो वीक होगा क्योंकि यह NH2 से बहुत दूर है और यहाँ ही बगल में है, तो जो यहाँ माइनस आई इफेक्ट होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ये बड़ा तेज़ी से एक तो रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऊपर से इंडक्टिव से भी खींचेगा। दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन बड़ा जोरदार तरीके से लेगा, तो ये सबसे कमज़ोर बेस हो जाएगा क्योंकि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका लोन पेयर उतना कम अवेलेबल रहेगा, किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो यह बेस का काम अच्छे से ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से सबसे कमज़ोर बेस हो जाएगा। इससे मजबूत हो गया पारा, उससे मजबूत मेटा और सबसे मजबूत हो गया अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इस ऑर्डर को आप बखूबी याद रखोगे कि यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग में तो उस केस में जो अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, सबसे मजबूत। उसके बाद मेटा, देन पारा और सबसे वीक होगा ऑर्थो। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उस केस में पारा सबसे स्ट्रॉन्ग था, फिर क्या था मेटा, उसके बाद नॉर्मल अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन और उसके सबसे कम ऑर्थो। मतलब दोनों केस में ऑर्थो विल बी द लिस्ट बेसिक, आइदर वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, डजेंट मैटर। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज द लिस्ट बेसिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इस बात को हम लोग समझ गए। तो इस तरह से यहाँ एमीन्स का जो बेसिसिटी है वो समाप्त हो गया। एक तो बातें और रह जाएंगी इससे रिलेटेड जो हम लोग आगे के लेक्चर में कंसिडर करेंगे, देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल एमीन्स का बेसिसिटी यहाँ लगभग समाप्त हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइदर बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन NCERT बुक को आप खोल के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं जिसमें बेसिक नेचर के आधार पे एमीन्स को अरेंज करना है, तो उसको आप कर लोगे अच्छे से। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं। धन्यवाद।